हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा का IT में। तो कल हम बात कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल शासकों की। आज हम देखते हैं उससे आगे भारत में आने वाली अगली जो कंपनी है वह है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यूरोप में 1616 में हुई तथा भारत में इसकी स्थापना 1620 में हुई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में स्थापित की गई फैक्ट्रियां वह है तरंग वे बार, जो कि तमिलनाडु में है। उसके पश्चात है श्री रामपुर, जो कि बंगाल में है। श्री रामपुर जो है वही डेनिशों का भारत में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कुछ समय के पश्चात डेनिशों ने भारत में अपनी सारी संपत्ति को अंग्रेजों और ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया तथा भारत छोड़कर चले गए। इसके पश्चात भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि यूरोप में जिसकी स्थापना 1664 में तथा भारत में इसकी स्थापना 1668 में हुई थी। तो तत्कालीन समय में फ्रांस का जो शासक था वह था लुई 14 तथा इसका जो मंत्री था वह था कोलबर्ट। यह लुई का मंत्री था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में स्थापित की गई फैक्ट्रियां 1668 में सर्वप्रथम जो इन्होंने फैक्ट्री लगाई वह लगाई सूरत, गुजरात में, तथा यह फैक्ट्री फ्रैंको कैरो इसके द्वारा यह फैक्ट्री लगाई थी। तथा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह एक सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी, जिस प्रकार से पिछली कंपनियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह संयुक्त उपक्रम की कंपनी थी, लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी थी। 1668 के बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई जाती है। उसके पश्चात फ्रांसीसियों के द्वारा 1673 में पांडिचेरी में फैक्ट्री लगाई जाती है। मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री लगाई थी वह मरकारा के द्वारा लगाई गई थी तथा पांडिचेरी में मार्टिन के द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी। पांडिचेरी का संस्थापक मार्टिन को ही बोला जाता है तथा फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में फोर्ट लुई का भी निर्माण करवाया। यह किला फ्रांसीसियों के द्वारा बनाया गया था पांडिचेरी में। अब हम देखेंगे कर्नाटक के युद्ध, या इसको हम बोलते हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुए। सबसे पहले कर्नाटक का पहला युद्ध, जो कि 1746 से 1748 तक चला तथा इसके पीछे का जो कारण था कि यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, जिसका असर भारत में भी हुआ। इस समय पर भारत में एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था बर्नेट। बर्नेट ने एक फ्रांसीसी जहाज के ऊपर कब्जा कर लिया। इस जहाज के ऊपर कब्जा करने के पश्चात भारत में भी फ्रांसीसियों तथा ब्रिटिश के मध्य युद्ध की शुरुआत हुई। इस समय पर मद्रास का नवाब था अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन ने ही ब्रिटिश को अपने राज्य में कंपनियां स्थापित करने के लिए जगह दी हुई थी जहां से वे अपना व्यापार कर रहे थे। तो फ्रांसीसी मद्रास में ब्रिटिश को हराकर मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं। वहां पर ब्रिटिश इसको हरा दिया जाता है तथा इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि एक्स ला शापल की संधि, इस संधि के साथ ही यह युद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटिश की इस युद्ध में हार के बाद यहाँ का जो नवाब था अनवरुद्दीन, वह फ्रांसीसियों से बहुत ही नाराज होता है। ब्रिटिश जो है वह अनवरुद्दीन को अच्छा खासा टैक्स देते थे, लेकिन फ्रांस उसकी मर्जी के बिना यहाँ पर आकर युद्ध करके ब्रिटिश को यहाँ से भगा देता है, उनको हरा देता है। तो अनवरुद्दीन इस बात से बहुत ही नाराज होता है और अनवरुद्दीन अपनी सेना को भेजता है फ्रांस के साथ युद्ध करने के लिए। 1746 में सेंट
थोमे का युद्ध होता है। सेंट थोमे के युद्ध में एक तरफ कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन, जिसका सेनापति था महफूज खान, और इनके साथ टोटल 10,000 सिपाही थे। की तरफ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का जो गवर्नर था डुप्ले, तथा इसका जो सेनापति था वह था पैराडाइज, तथा इसके साथ ही इनके पास 1,000 सिपाही थे। तो किस प्रकार से इन्होंने अपनी युद्ध नीति को बनाया? उस युद्ध में कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन की सेना 10,000 सिपाहियों के साथ इस युद्ध को हार जाती है, तथा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डुप्ले इस युद्ध को जीत जाता है। तो सेंट थोमे का युद्ध डुप्ले टैलेंट दिखाता है और जीत जाता है। उसके बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है, जो कि 1749 से 1754। इस युद्ध का कारण था कि कर्नाटक में नवाब पद के लिए संघर्ष। तो कर्नाटक में एक तरफ था नवाब अनवरुद्दीन और इसके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, तथा दूसरी तरफ था दादा साहब, जो कि नवाब बनना चाहता था, और इसका साथ देते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनमें गवर्नर था डुप्ले। तथा इस युद्ध में भी नवाब अनवरुद्दीन और ब्रिटिश हार जाते हैं, तथा डुप्ले इस युद्ध को जीत जाता है। तो यह युद्ध कर्नाटक में नवाब पद के लिए होता है। इसी के पश्चात हैदराबाद में भी निजाम के पद के लिए इसी प्रकार से युद्ध होता है, जिसके अंदर एक तरफ था निजाम नासिर जंग, जिसके साथ रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी तरफ थे मुजफ्फर जंग, और इनके साथ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डुप्ले। तो इस युद्ध में भी निजाम नासिर जंग और रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ हार जाती है, तथा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और मुजफ्फर जंग इस युद्ध को जीत जाते हैं। इन दोनों युद्धों का परिणाम यह होता है कि 1749 में अंबर का युद्ध होता है, और अंबर का युद्ध, इस युद्ध में फ्रांसीसी जो है यह ब्रिटिश को हरा देती है। ब्रिटिश फिर से हार जाते हैं तथा फ्रांस इस युद्ध में जीत जाता है। तो कुछ समय के पश्चात अब डुप्ले को वापस से फ्रांस बुला लिया जाता है, जिसके बाद गवर्नर के रूप में गोडेहू, जो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नए गवर्नर बन के आते हैं। लेकिन लगातार यह ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य युद्ध भारत में चलता ही आ रहा था, इन दोनों ही कंपनियों के मध्य। तथा युद्ध के अंत में जब नया गवर्नर बदल दिया, गोडेहू को यहाँ कई रणनीति का पता नहीं था, तो गोडेहू अंततः इस युद्ध में हार जाता है। फ्रांस और ब्रिटिश के मध्य इस युद्ध के दौरान फ्रांस इस युद्ध में हार जाता है, तब ब्रिटिश इस युद्ध को जीत जाते हैं। पांडिचेरी की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कर्नाटक का तीसरा युद्ध, जो कि 1756 से 1763 तक चला। इसके पीछे कारण था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, आपने सुना भी होगा। 7 वर्षों तक युद्ध चला, तो जो यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य। तो भारत में भी इसका परिणाम स्वरूप ब्रिटिश कंपनी और फ्रांस कंपनी के मध्य दोबारा से यह युद्ध शुरू हो जाता है।
1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास के युद्ध में एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा दूसरी तरफ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सेनापति थे वह था आयरकूट और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था काउंट डी लाली। इस युद्ध में अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से फ्रांसीसियों को पराजित किया तथा ब्रिटिश इस युद्ध को जीत जाते हैं और फ्रांस इस युद्ध को हार जाता है और अंततः पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। तो इन युद्धों के बाद दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपने पैर जमा चुकी थी। तत्कालीन समय में भारत की स्थिति क्या थी? इस समय पर मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, जो कि 1719 से 1748 तक। इसके समय में ही अवध, बंगाल, कर्नाटक और हैदराबाद राज्य स्वतंत्र हो गए। इन राज्यों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अवध में स्वतंत्र अवध का जो संस्थापक बोला जाता है सादत खान को। यही अवध में अंतिम मुगल शासक, अंतिम मुगल गवर्नर और अवध का पहला नवाब भी इसी को बोला जाता है। उसके बाद बंगाल में, बंगाल का जो अंतिम मुगल गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ही स्वतंत्र बंगाल के राज्य का संस्थापक है तथा बंगाल का पहला नवाब। उसके पश्चात कर्नाटक का अंतिम मुगल गवर्नर और स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का जो संस्थापक वह है सादतुल्ला खान। उसके बाद हैदराबाद में अंतिम मुगल गवर्नर तथा स्वतंत्र हैदराबाद का संस्थापक निजामुल मुल्क, इसी को ही बोलते हैं चिनकिलिच खान, जो कि हैदराबाद का निजाम था। सत्रह सौ सैंतीस में जब मोहम्मद शाह रंगीला मुगल शासक था तो इसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी इसके समय में, पेशवा बाजीराव प्रथम अपने 500 घोड़ों के साथ दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तथा उस समय पर मोहम्मद शाह रंगीला अपने किले से निकलकर भी नहीं आता है। तो इस कदर ये कमजोर हो चुके थे इस समय। 1739 में ईरान का शासक था नादिर शाह, यह भारत पर आक्रमण करता है। तो नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध होता है। इस युद्ध में एक तरफ नादिर शाह तथा दूसरी तरफ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला इस युद्ध में हार जाता है तथा नादिर शाह इस युद्ध को जीत जाता है। फिर नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तथा उसने दिल्ली से कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊत वगैरह सब लूट लिया। निजामुल मुल्क ने मोहम्मद शाह रंगीला की मदद की थी तथा करनाल से ही नादिर शाह को वापस लौटने के लिए 50 लाख रुपए दिए थे। लेकिन शहादत खां की गद्दारी के कारण नादिर शाह दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली को और ज्यादा लूटा। तो मयूर सिंहासन, ये इसको बोलते तख्ते ताऊत, इसी के ऊपर पीकॉक थ्रोन के ऊपर ही कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था। इसका निर्माण बेबादल खान ने किया था तथा शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसे लूटकर भी नादिर शाह अपने साथ ले जाता है। इसके पश्चात 1748 में अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है। अहमद शाह अब्दाली जो है वह नादिर शाह का ही सेनापति था तथा यह अफगानिस्तान का शासक है। इसके समय में मुगल शासक जो था वह था अहमद शाह, जिसका कार्यकाल 1748 से 1754। साथ मुगल शासक था आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। इसके समय में अहमद शाह अब्दाली फिर से आक्रमण करता है तथा उसके पश्चात मुगल शासक था शाह आलम
द्वितीय, जो कि 1759 से 1806 तक। अब्दाली ने इसके समय पर भी भारत में आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली, जिसको दुर्रे दुर्रानी भी कहा जाता है, तथा इसी को युग का मोती भी कहते थे। शाह अब्दाली ने भारत पर 6 से 7 बार आक्रमण किया था। उसके पश्चात 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। इस युद्ध में एक तरफ था अहमद शाह अब्दाली, तथा दूसरी तरफ थे मराठे। तत्कालीन समय में मराठा पेशवा थे बालाजी बाजीराव, या इन्हीं को बोलते हैं हम नाना साहब। और तत्कालीन समय में मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। एक बार अहमद शाह अब्दाली ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन कृष्ण जन्म स्थान यहाँ पर आक्रमण किया तथा सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। वहां पर सभी लोग गोकुल पहुंचे और यहाँ पर मान्यता यह थी कि भगवान कृष्ण की यहाँ पर कृपा है, तो यहाँ पर ऐसी बीमारी फैली जो अब्दाली के सैनिक मरने लगे, जिससे तथा तमाम साधु संतों ने भी इनको मारा और अब्दाली के लोग यहाँ से भाग गए। तो अब्दाली आगरा तक ही आक्रमण करने में सफल रहा। तो अब हम देखते हैं भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय, क्योंकि इस समय पर मुगल जो थे वह हार चुके थे तथा काफी कमजोर भी हो चुके थे। मराठा भी हार चुके थे और अब अब्दाली की भी इस समय पर मृत्यु हो चुकी थी तथा फ्रांस को भी ब्रिटिश ने हरा दिया था। तो इस समय पर ब्रिटिश शक्ति का उदय भारत में होता है। बंगाल का जो नवाब था वह था सिराजुद्दौला। 1756 से 1757। 15 जून 1756 को नवाब ने कलकत्ता पर आक्रमण किया तथा जो अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम यहाँ पर बनाया था, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया तथा सिराजुद्दौला ने यहीं पर 20 जून 1756 को, जिसको कि हम बोलते हैं काल कोठरी घटना, सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिश को एक काल कोठरी में बंद किया तथा इस कोठरी में एक जहरीली गैस छोड़ दी। गर्मी का यह महीना देखिए, अब जून की ये बात है, तो गर्मी में 123 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। 23 इसमें से जिंदा बचते हैं, लेकिन वह बहुत ही बेसुध हालत में बचते हैं, जिनकी मानसिक स्थिति यहाँ पर खराब हो गई थी। 22 इसमें से लापता हो जाते हैं, जिनका पता ही नहीं चला कि कहाँ गए, और एक ही इसमें जो बचा था उसका नाम है हालबेल। तो सिराजुद्दौला ने इनको कालकोठरी में डालकर मार दिया था। तो दक्षिण में फ्रांस के साथ विजय हासिल करने के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान जब कलकत्ता की तरफ जाता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फरवरी 1757 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी या गवर्नर इनको बोल सकते हैं आप, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, इनके मध्य कलकत्ता या फिर इसको बोल लो अलीनगर की संधि होती है। कुछ समय के पश्चात तो ब्रिटिश ने फ्रांसीसी क्षेत्र यहाँ पर जो था बंगाल में चंद्रनगर, यहाँ पर भी कब्जा कर लिया। इसके पश्चात प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को यह युद्ध होता है। इसमें एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ था नवाब सिराजुद्दौला।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था वह था रॉबर्ट क्लाइव, और इनके जो सहयोगी थे वह था मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति होता था। यह गद्दारी करके नवाब बनने के चक्कर में यह अंग्रेजों का साथ देता है तथा और इनके साथ होता है एक व्यक्ति जिसका नाम है जगत सेठ। यह व्यापारी था। और राय दुर्लभ जो कि एक दीवान था, और इनकी एक मौसी है घसीटी बेगम। घसीटी बेगम मौसी, यह भी गद्दारी कर कर अंग्रेजों के साथ मिल जाती है। तो यह चारों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देते हैं तथा सिराजुद्दौला के साथ जो इनके सहयोगी थे वह थे मीर मदान, मोहनलाल इनका सेनापति था, और इनके साथ थे फ्रांसीसी कंपनी। लेकिन गद्दारों के कारण इस युद्ध को सिराजुद्दौला हार जाता है तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध को जीत जाती है। बंगाल में जो नया नवाब बनाया जाता है वह मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का ही सेनापति था, जो कि 1757 से 1759 या 60 तक यह शासक बना। मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्धमान तथा नदिया का क्षेत्र दिया 2 वर्ष के लिए, तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपए की राशि दी, और इसके साथ ही 23,04,000 पाउंड की राशि भी दी। मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना क्षेत्र दिए थे, और इसके बाद भी अब अंग्रेजों की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी, जिससे मीर जाफर परेशान हो जाता है तथा इनके मध्य अब मीर जाफर बगावत कर देता है तथा मीर जाफर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य बेदरा का युद्ध होता है। समय था 1759, बेदरा का युद्ध। इस युद्ध में ब्रिटिश और एक तरफ थे डच और मीर जाफर, लेकिन इस युद्ध में ब्रिटिश जीत जाते हैं तथा डच और मीर जाफर दोनों ही हार जाते हैं। इसके बाद अब नवाब मीर कासिम को ही बनाया जाता है। मीर कासिम जो कि मीर जाफर का दामाद था, उसको लालच दे करके नवाब बना दिया जाता है। तो मीर कासिम अंग्रेजों को बदले में 5 लाख रुपए की राशि तथा वृद्धवान तथा मिदनापुर और चटगांव का क्षेत्र दे देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन अंग्रेजों की वही आदत, इनकी डिमांड अब बढ़ती जा रही थी, जिससे परेशान होकर मीर कासिम अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद बंगाल से बदल करके मुंगेर बिहार में अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर देता है। और 1763 में करवा का युद्ध होता है मीर कासिम और ब्रिटिश के मध्य। इसमें ब्रिटिश मीर कासिम को हरा देते हैं। ब्रिटिश इस युद्ध में विजय हासिल करते हैं। कासिम को इस युद्ध में हराने के बाद अब ब्रिटिश के द्वारा मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया जाता है 1763 से 1765। इसके पश्चात अब बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है, जिसमें एक तरफ थी ब्रिटिश कंपनी तथा दूसरी तरफ था मीर कासिम, जो कि बंगाल का अपदस्थ शासक नवाब था। और मीर कासिम ही जाकर के अवध पहुंचता है तथा अवध के शासक जो थे सुजाउदौला को भी अपने साथ मिला लेता है। यह अवध का नवाब था। और इसके साथ ही दिल्ली पहुंचता है मीर कासिम, और इस समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय बादशाह थे, इनको भी यह अपने साथ मिला लेता है। ब्रिटिश कंपनी में इनका जो सेनापति था
सेनापति था मुनरो, तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी वह 5,000 व्यक्तियों की सेना थी, तथा इन तीनों की सेना, इसमें 50,000 व्यक्ति थे। तो यह बक्सर का युद्ध इनके मध्य होता है। 5,000 की सेना के द्वारा 50,000 की सेना को, इन तीनों शासकों की सेना को संयुक्त रूप से हरा दिया जाता है। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन तीनों को हरा दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो कल हम बात करेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और उनके कार्य। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल प्रतिशाखा IITU को सब्सक्राइब करें, तथा फेसबुक पेज प्रतिशाखा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप कमेंट करके हमारे साथ अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।